चलिए दोस्तों, सभी को जय हिंद। जुड़ जाइए क्लास में। आपसे वादा किए थे कि आज क्या होने वाला, राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसको हम लोग पूरा आधा घंटा के अंदर समझने वाले हैं। तो सभी को जुड़ जाइए, आराम से बैठ के पढ़िएगा, मन लगा के। आपको आज समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है, आखिर इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, कैसे होता है, नहीं होता है, सब कुछ के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि चुनाव शुरू होने वाला है। ठीक है, जिनको चुनाव लड़ना होगा वो लड़ सकते हैं, तो बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, तो क्लास क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव क्या है। क्लास दोस्तों कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ध्यान देखिएगा। तो इसको क्या लिखा हुआ, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो भारत में जो हमारे जो भारत के जो पहले नागरिक यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, किस ढंग से होता है, उसके बारे में आज हमको पढ़ना है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ना है। ठीक है, इसकी चर्चा मुख्य रूप से कौन सा आर्टिकल में है, तुमको 54 मिलती है। कौन सा आर्टिकल मिलती है, 54, यानी कि हिंदी बोले तो इंग्लिश बोले तो 54, क्या बोल सकते हैं 54। चलिए तो पहले पेज की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो जो राष्ट्रपति के चुनाव है ना, उसकी चर्चा हमको अनुच्छेद नंबर 54 मिलती है। कहाँ मिलती है, अनुच्छेद नंबर 54 मिलती है। कहाँ मिलती है, 54 में मिलती है। इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चर्चा की गई है। अब ध्यान रखिएगा, तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो भैया ऐसा थोड़ी कि पूरा का पूरी जनता, पूरा का पूरा देश उठ के चल जाएगा चुनाव करने, पॉसिबल संभव नहीं है। देश की आबादी है 140-50 करोड़, अब सब एक दिन वोट करने जाएगा तो बिहान हो जाएगा, सही बात तो नहीं लगा। तो उस समय जो हमारे जो संविधान निर्माता थे, उनके द्वारा ये कहा गया ना कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेंगे, तो जो लोग भाग लेंगे, जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेंगे, उनको क्या कहा गया, उनको कहा गया निर्वाचक मंडल या निर्वाचन मंडल। क्या कहा गया, निर्वाचक मंडल या निर्वाचन मंडल। ठीक है, निर्वाचक मंडल या निर्वाचन मंडल। इसको नहीं बोला गया इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज बोला गया। अब बात समझिए कि इलेक्टोरल कॉलेज में यानी कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन लोग शामिल होते हैं, कौन लोग शामिल होते हैं, कौन लोग शामिल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम काट दिए हैं, लिखा हुआ है संसद के निर्वाचित सदस्य, सांसद, संसद के निर्वाचित सांसद, संसद के निर्वाचित। ठीक है, यानी कि निर्वाचित मतलब वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। निर्वाचित का मतलब क्या होता है, वैसे लोग जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको क्या बोलते हैं, निर्वाचित बोलते हैं। तो कौन भाग लेंगे निर्वाचक मंडल में, संसद के निर्वाचित सांसद मनोनीत नहीं लेंगे। आपको पता है कि राज्यसभा की तरफ से 12 मनोनीत सदस्यों का चयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये भाग नहीं लेते हैं। यानी कि संसद के यानी राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सांसद भाग नहीं लेते हैं। पहले लोकसभा में 2 हुआ करते थे, उनको खत्म कर दिया गया है, राज्यसभा में 12 है, तो ये भाग नहीं लेते हैं। उसी प्रकार विधानसभा, ध्यान सुनिएगा, विधानसभा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, आराम देखिएगा ना, क्या लिखा हुआ है, विधानसभा, विधान मंडल नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, विधानसभा। क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त, एक मिनट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान देखिएगा, विधानसभा। गौर देखिए, विधान मंडल के 2 भाग होते हैं, विधान मंडल के 2 भाग होते हैं। एक को बोला जाता है विधानसभा, एक को क्या बोला जाता है, विधानसभा, और एक को बोला जाता है विधान परिषद। क्या बोला जाता है, विधान परिषद। विधानसभा किसके बराबर हो गया, तो ये लोकसभा का बराबर हो गया, और विधान परिषद किसके बराबर हो गया, तो संसद में जो राज्यसभा उसके बराबर हो गया। तो विधान परिषद 28 को राज्य में नहीं है, सभी राज्य में नहीं है, इसलिए ये भाग नहीं लेता है, विधान परिषद भाग नहीं लेता है। विधान मंडल के विधान मंडल में जो विधानसभा है वो भाग लेती है। तो विधानसभा के निर्वाचित एमएलए कौन भाग लेते हैं, विधानसभा के निर्वाचित एमएलए भाग लेते हैं। कौन लेते हैं भाग दोस्तों, तो विधानसभा के निर्वाचित एमएलए, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। कहीं पर मनोनीत नहीं लिखा हुआ, सारा काट दिया गया है। ठीक है, एमएलए क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भाग लेते हैं। उसी प्रकार यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित एमएलए, तो कहां कहां पर आपको पता है, कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में आपको वहां मिलेगा विधानसभा। तो आपको दिल्ली में है कि नहीं, विधानसभा है, 70 सीटें उसमें है, जम्मू कश्मीर में है और पौंडीचेरी में है।
ठीक है, तो 3 जगह आपको क्या मिलेगा, 3 यूटी में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, विधान सभा मिलेगा। तो विधानसभा के जो निर्वाचित जो एमएलए रहेंगे, निर्वाचित एमएलए वो क्या करते हैं, वो भाग लेते हैं किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं निर्वाचित लोग, ठीक है, चाहे संसद हो गया, चाहे विधानसभा हो गया, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो जो निर्वाचित जो सांसद हो गए, जो सदस्य, जो सांसद हो गए, जो विधायक हो गए, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्तों यहाँ तक, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं, ठीक है, ये तो बहुत कॉमन बात है। आगे जो होगा वहां ध्यान समझिएगा ना, आराम से समान तरीका समझते हैं। देखिए अब देख समझिए ना कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, वो अप्रत्यक्ष होता है। कैसे चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट करने वाला ये होता है ना कि जनता पार्टिसिपेट नहीं करती, जनता भाग नहीं लेती। जैसे बात समझिएगा ना कि कौन कौन सा चुनाव में, कौन कौन सा चुनाव में जनता भाग लेती है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा और जो विधानसभा का चुनाव होता है ना, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जनता जनता क्या करती है, प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, अपने एमएलए या एमपी को चुनती है। जैसे अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, नहीं हुआ था, तो लोकसभा के चुनाव में हम लोग अपने एमपी को चुने नहीं चुने, हम लोग जाके खुद जाके वोट दे के आए हैं, ठीक है। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किसके चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति बोल सकते हैं, राज्यसभा। तो जो राज्यसभा में जो सदस्य चुनकर जाते हैं, राज्यसभा में जो सदस्य चुनकर जाते हैं, उनका भी चुनाव कैसे होता है, जो राज्यसभा में जो सदस्य हैं, बात समझिएगा, राज्यसभा में जो सदस्य उनका चुनाव कैसे होता है, तो उनका भी चुनाव इनडायरेक्टली होता है। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति हो गया, विधान परिषद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमएलसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विधान परिषद क्या बोलते हैं, एमएलसी। क्या बोलते हैं, एमएलसी, ठीक है। एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है ना, एमपी और एमएलए, वो लोग भाग लेते हैं। तो बात पहले हम बोल चुके हैं, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष रूप से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए ध्यान रखिएगा, अब आगे है ना कि भैया कि कौन कौन भाग लेता है, कितनी संख्या में भाग लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो कुल सांसद यानी कि संसद में कुल सांसद कौन, जो एमपी लोग, ध्यान सुनिएगा, कुल कितने एमपी भाग लेते हैं। एमपी मतलब है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद से कितने सांसद भाग लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा, राज्यसभा से 243, राज्यसभा से 243, राज्यसभा से 243 और लोकसभा से 543, लोकसभा से 543, राज्यसभा से हो गया 243 और लोकसभा से हो गया 543, ठीक है। 543 दोनों को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमको 776, ठीक है, 776, 776 कितने मिल जाएंगे हमको, 776 लोग, यानी कि कुल सांसद जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे वो कितने हो गए, 776। याद रखिएगा, इसमें जो 12 वो है ना राज्यसभा वाले, वो भाग नहीं लेते क्योंकि वो मनोनीत है, ठीक है, वो मनोनीत है तो वो भाग नहीं लेते हैं। बात समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझिए, उसी प्रकार भैया बताया ना कि हर एक जो स्टेट है और हर एक केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है वहां के विधायक भाग लेते हैं, वहां के क्या करते हैं, विधायक भाग लेते हैं। तो विधायक मतलब एमएलए, एमएलसी नहीं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा से। तो बताइए कुल विधायक, ठीक है, कुल विधायक, कुल विधायक, ठीक है। तो बताइए भारत में कुल विधायक कितना है, तो 4120 है, 4120 कुल विधायक है भारत में। कुल कितने विधायक है, यानी कि विधायक समझ रहे हो ना, टोटल 28 राज्य है ना, तो कुल 28 राज्य के आप सारे विधायक को जोड़ दीजिए, ठीक है, प्लस 3 गो यूटी है उनका विधायक को जोड़िए, तो कुल भारत में कुल विधायक कितने हो गए, 4120। कुल विधायक कितने हो गए, 4120। अब बताइए, तो कुल निर्वाचक मंडल में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, निर्वाचक मंडल में जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे उनकी संख्या कितनी हो गई, तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे, तो 4120 और 776 कितना निकल गया, 6 8 8 सॉरी यहाँ 9 होगा और यहाँ हो गया 4, तो 4 8 9 6, देखिए 4896 लोग भाग लेते हैं, 4896 लोग इसमें भाग लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, 4896 लोग भाग लेते हैं। बात समझ आ गया, यानी कि निर्वाचक मंडल में, बात समझिएगा, निर्वाचक मंडल में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, निर्वाचक मंडल में कुल सदस्यों की संख्या होती है 4896, 4896। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ, आगे हम लोग, ठीक है।
अब बात समझिए ना कि हम लोग के जो देश में जो चुनाव चल रहा है ना, जो भी चुनाव हो रहा है, वो उसका जो चुनाव का आधार वर्ष है वो 1971 का आधार वर्ष है। यानी हमारे देश में अभी भी जो चुनाव होते हैं ना, वो नया जनसंख्या के अनुसार नहीं थे। हमारी बताइए अंतिम जनसंख्या कब हुई थी? हमारी अंतिम जनगणना आपको पता है 2011 में हुई थी। कब हुई थी? 2011 में। तो इसके आधार पर चुनाव नहीं होता है, इसके आधार पर चुनाव नहीं होता है। तो चुनाव का वर्ष कौन सा है? तो चुनाव का आधार वर्ष आज भी 1971 रखा गया है। क्या रखा गया है? आज भी 1971 रखा गया है। इसके पीछे कुछ कारण है, राजनीतिक कारण है, कभी डिटेल बताएंगे, ठीक है, इसको यही छोड़ दे रहे हैं। तो यानी कि चुनाव वर्ष, ठीक है, यानी कि आज जो एमपी एमएलए लोग चुनकर आते हैं ना, कोई भी जो चुनाव होता है भारत में ना, उसका आधार वर्ष 1971 रखा गया। आधार वर्ष 1900, अरे भैया इतना याद रखो ना भैया, चुनाव का आधार वर्ष यानी कि आज जो चुनाव जो सीटों का जो बंटवारा किया गया है ना, कि विधानसभा में इतनी सीट होगी, लोकसभा में इतना सीट होगा, तो उसका आधार वर्ष 1971 रखा गया है। 1971 के बाद अभी तक सीट नहीं बढ़ाया गया है। जो सीट 543 आज आप देखते हैं लोकसभा में ना, वो 1971 में निर्धारित किया गया था। जनसंख्या बढ़ने के साथ सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन सीटों को बढ़ाया नहीं गया और इसको इसी वर्ष तक फिक्स रखा गया है। अभी कुछ समझ में आ जाएगा, बात समझो। हम यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं दोस्त ना, क्या समझिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे एक एमएलए का क्या लिखा हुआ है ना, कि चुनाव का आधार वर्ष क्या है? 1971 है ना। तो एक एमएलए का वोट, ठीक है, यानी एक एमएलए का वोट कितने बराबर होता है? ठीक है, एक एमएलए का जो वोट है ना, उसका मत कितना होता है? उसका मत का मान कितना होता है? एक एमएलए के वोट का मान, एक एमएलए के वोट का मान या मत, ठीक है, कितना होता है? तो कैसे निकालेंगे? तो जिस एमएलए, क्या सुनिएगा, जिस राज्य में जिस एमएलए का आपको निकालना है ना, जिस राज्य में आपको निकालना है ना एमएलए का मत, जैसे मान लेते हैं हमको यूपी का निकालना है। क्या निकालना है? यूपी में हमको यूपी में एक एमएलए के वोट का मत निकालना है। तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, राज्य की कुल जनसंख्या, तो राज्य की जो कुल जनसंख्या है, जैसे मान लीजिए कि 22 करोड़, कितनी जनसंख्या है? 22 करोड़ है, ठीक है, मान लेते हैं। तो यहाँ 22 करोड़ जनसंख्या लिखेंगे। और यूपी में कुल एमएलए कितने हैं? यूपी की विधानसभा में कुल एमएलए कितने हैं? ठीक है, तो 404 आसपास है। तो कुल जनसंख्या से क्या करेंगे? कुल एमएलए को भाग दे देंगे यूपी के। हम यूपी का निकाल रहे हैं ना, बता रहे हैं आपको। तो यूपी की कुल जनसंख्या से जो यूपी में कुल एमएलए हैं उनकी संख्या को भाग दे देंगे, ठीक है। भाग देने पर क्या होता है? ये संख्या बहुत बड़ा हो जाता है। भाग देने पर ये संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। तो जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर हम 1/1000 से भागा दे देते हैं। जानबूझकर 1/1000 से भागा दे देते हैं। तो एक एमएलए का जो वोट निकलता है ना यूपी में ना, यूपी में हर एक एमएलए का वोट का मान कितना हो गया? 208। यूपी में जो 404 जो विधायक लोग है, यूपी में जो 404 विधायक लोग है ना, उसमें हर एक विधायक का वोट का मान कितना हो गया? 208। कितना हो गया? 208, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। कहीं कहीं 207 मिलेगा, दिमाग का ढक्कन मत रखिए खोले, ठीक है, कि सर कहीं किताब में 207 लिखा हुआ है, ठीक है, वो दशमलव में आता है, उसमें दिमाग मत कीजिएगा, 208 लेके चलिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात समझिए, उसी प्रकार बाबू ना, अगर हम सिक्किम का बात करें, क्या बात करें? सिक्किम का कितना निकलता है? 7। यानी कि जो सिक्किम में जो विधायक लोग हैं, जो सिक्किम की जो विधानसभा है, वहां पर जो एमएलए का वोट है ना, तो हर एक एमएलए का वोट कितना बराबर हो गया? तो 7 के बराबर। कितना बराबर हो गया? 7 के बराबर हो गया। 7 के बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बात समझो, तो अब बताओ कि यूपी में सिर्फ एक एमएलए का इतना वोट है ना, यूपी में एक एमएलए का वोट का मत कितना है? 208 है। तो यूपी में कितना लोग होते हैं? यूपी में कुल विधायक कितने हैं? 404 है। 404, तो 404 गुने 208 करेंगे, 404 गुने 208 करेंगे। उसी प्रकार सिक्किम में कितने हैं? सिक्किम में मत का मान कितना है? 7 आया ना। और सिक्किम में जितने विधायक होंगे उनसे गुना कर देंगे। तो जो क्या लिखा हुआ है ना, कुल राज्य एवं कुल केंद्र शासित प्रदेश, कुल राज्य एवं कुल केंद्र शासित प्रदेश के एमएलए, ठीक है, यानी कि भारत में कुल जितने एमएलए हैं ना, भारत में कुल जितने, जैसे कि यूपी का निकाल रहे थे, यूपी का 208 है ना, तो 208 हर एक एमएलए का वोट निकला है यूपी में। तो 404 गुने 208 कर देंगे, तो यूपी में क्या निकल जाएगा ना कि भैया यूपी में जितने भी विधायक लोग हैं उसका मत निकल जाएगा ना, भैया इसका मत कितना मान है 404 विधायक लोग का। इसमें हर एक स्टेट का निकालेंगे, हर एक स्टेट का। हम 404 नहीं है, देख लीजिए, ठीक है, हमको विधायक, अरे भैया याद नहीं है, ठीक है, 404 हमको हल्का फुल्का याद है कि यूपी का कितना है, देख लीजिएगा, ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं। उसी प्रकार तो जब हर एक राज्य का हम एक विधायक का वर्ग निकालेंगे और उसमें जो कुल संख्या, जो विधायक की संख्या से गुना करके और सब राज्यों को जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे ना, तो कुल राज्य एवं कुल विधानसभा, कुल राज्य और कुल यूटी के
एमएलए के मत का मान, एमएलए के मत का मान कितना निकल रहा है? तो 5,49,474, 5,04,000, ठीक है, ठीक है, 5,49,474, 5,49,474, यानी कि भारत में जितने कुल एमएलए है, भारत में कुल एमएलए कितने हैं? तो 4,120 है ना। भारत में कुल एमएलए कितने हैं? 4,120। तो इन 4,120 एमएलए का मत का मान कितना हो गया? 5,49,474, 5,49,474। कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझिए, यहां तक हो गया। तो ये एक एमएलए का वोट का मान निकल गया। बात ये है ना कि 1971 के जनसंख्या अनुसार चल रहा है ना, तो आपको पता हो जो एमएलए लोग बैठता है ना, तो ये जनसंख्या के आधार पर, यानी कि जिस कोई भी क्षेत्र, कब कोई भी क्षेत्र, अगर कोई विधानसभा क्षेत्र घोषित होता है, कोई लोकसभा क्षेत्र घोषित होता है, तो जनसंख्या के आधार पर घोषित होता है। जनसंख्या के आधार पर किसी भी क्षेत्र को एक विधानसभा या एक लोकसभा का क्षेत्र घोषित किया जाता है। अगर एग्जाम्पल बताए ना, तो यूपी में अप्रोक्स 5 लाख जनता के ऊपर एक एमएलए आता है। अप्रोक्स 5 लाख जनता के ऊपर एक एमएलए आता है। उसी प्रकार ना झारखंड में अप्रोक्स 3.5 लाख, 3.5 लाख से 4 लाख, 3.5 लाख से 4 लाख, 3.5 लाख से 4 लाख जनता के ऊपर एक एमएलए आता है। लेकिन आप बताइए, ये तो जनसंख्या कब का है? 1971 का है ना, सॉरी, ये जनसंख्या कब का? 1971 का है, ठीक है। तो जनसंख्या तो बहुत छोटा है ना भैया, उसमें से तो 71 जनसंख्या कितना था? ज्यादा नहीं था, 60 करोड़ का, ठीक है। आज वो जनसंख्या दुगनी हो गई है, तो उसी प्रकार भैया संख्या भी बढ़ना चाहिए ना। लेकिन कुछ पॉलिटिकल कारण, कुछ राजनीतिक कारण चलते ही इसको नहीं बदला गया है, बदलाने वाला है, 2026 बदला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हमको ये बताइए, ध्यान रखिएगा ना। अब आ गए उसी प्रकार एक एमपी, एक जो एमपी रहता है दोस्त ना, तो 10 लाख, ध्यान सुनिएगा, 10 लाख जनसंख्या के ऊपर, 10 लाख जनसंख्या के ऊपर, 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक एमपी बैठता है। एक एमपी बैठता है 1971 के जनसंख्या के अनुसार, 10 लाख की जनसंख्या के अनुसार, 10 लाख जनसंख्या की आबादी के ऊपर एक एमपी बैठता है 1971 की जनसंख्या के आधार पर। तो एक एमपी का मत कितना होगा? ध्यान रखिएगा। तो भैया भारत में तो एमपी एक बराबर है, तो एक एमपी के मत का मान कैसे निकलेगा? एक एमपी के मत का मूल्य कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करना है, कुल एमएलए का मत, कुल एमएलए का मत, तो बताइए कुल एमएलए का मत कितना निकालते हैं? 5,49,474, 5,49,474 किसका मत निकल गया? ये कुल एमपी का मत निकल गया, ठीक है। ये कुल एमएलए का मत निकल गया है ना। अब क्या करना है? बट्टा बट्टा कुल एमपी की संख्या से भाग देना है, कुल एमपी की संख्या से भाग देना है। बताइए कुल एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितना है? तो 776, 776, तो भागा दिए कितना निकल गया? 708, 708 निकल गया। कितना निकल गया? 708, ठीक है, ठीक है, बात समझिएगा। तो एक एमपी के मत का मूल्य कितना हो गया? निकाल देंगे तो कुल एमएलए की संख्या बराबर कुल एमपी की संख्या, भागा दे देंगे 5,49,474 को 7,706 से भाग देंगे, 706 से। अब क्या हो गया? यहाँ कितना निकल गया? 708 यानी 708, 708 यानी एक एमपी के मत का मूल्य कितना निकल गया? 708। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि एक एमपी के मत का मूल्य कितना होगा? तो 708, एक एमपी के मत का मूल्य 708। तो बताइए भारत में कुल एमपी कितना है? तो भारत में कुल एमपी 776 है ना, जो भाग लेने वाला है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। तो बताइए कुल एमपी के मत का मूल्य कितना हो गया? कुल एमपी के मत का मूल्य कितना हो गया? तो 776 को यानी कि 776 को किसे गुना कर देंगे? 708 से, तो कितना निकल जाएगा? 5,48,408, 5,48,408 क्या निकल जाएगा? कुल एमपी के मत का मूल्य कितना निकल गया? 5,48,408, 5,48,408 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब आगे बढ़िए, ध्यान रखिएगा। तो बताइए ये तो एमपी, कुल एमपी का मत का मूल्य निकल गया ना। और यहाँ पर देखिए बैक करके जा रहे हैं, ये बताइए ये क्या हो गया? ये कुल किसका निकला है मत का मूल्य? तो ये कुल एमएलए लोग का किसका निकला है? कुल एमएलए, कुल एमएलए का मत का मूल्य कितना निकल गया? 5,49,474। तो क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है। क्या हुआ? तो बताइए राष्ट्रपति के चुनाव में, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कुल एमपी लोग भी भाग लेगा और कुल एमएलए लोग भाग लेगा, तो उन लोग का मत का मूल्य जोड़ देंगे। तो एक तरफ कितना था? 5,49,474 और एक तरफ 5,48,408। दोनों को जब जोड़ दिए, इसको जोड़ेंगे तो कुल का मत मूल्य कितना निकल गया? 10,98,882, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुल विधायक, जो कुल विधायक और सांसद लोग भाग लेगा, वो भाग लेगा, आपको पता है कितना भाग लेगा? 420, सॉरी 4,120 प्लस कितना हो गया? 786, यानी कि 6
984 यानी कि 4896 लोग भाग लेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में 4896 लोग भाग लेगा। और इन लोग का मत का मूल्य कितना होगा, इन लोग सभी के मत का मूल्य कितना होगा दोस्तों, तो 10,98,882, 10,98,882। कोई दिक्कत नहीं ना। अरे सर एमपी और एमएलए में कंफ्यूजन है भैया, सुनो। एमपी उसको बोलते हैं ना जो संसद में बैठता है। संसद जब लोकसभा चुनाव होता है ना, तो उसमें एमपी लोग चुन के जाता है, जो संसद बैठता है। और एमएलए लोग कहाँ बैठता है, तो जो राज्य की विधानसभा है वहां एमएलए लोग बैठता है। कभी डिटेल से बात करेंगे, इसको पहले खत्म कर दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, ये बेसिक बात समझ में आ गया ना। अब बात समझिए, जो एमपी लोग हो गया, एमएलए लोग कहानी खत्म हो गया। अब आगे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात समझिए, एक आता है अनुच्छेद नंबर 55। क्या आता है, अनुच्छेद नंबर 55। अनुच्छेद नंबर 55, चलिए ध्यान सुनिएगा। देखिए अनुच्छेद 55 क्या बोलता है ना, कोटा। किसके बारे में बोल रहा है, कोटा के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो भैया कोटा निकलेगा कैसे, ठीक है, कोटा निकलेगा कैसे, तो कोटा के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है ना, कुल वैध मत। कुल वैध मत यानी कि बताइए राष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितना वोट पड़ने वाला है, तो पता है ना आपको कितना वोट पड़ने वाला है। देखिए तो 10,98,882 कितना वोट पड़ने वाला है, कितना लिखाएगा, 10,98,882 वोट पड़ने वाला है। नीचे दिया है उम्मीदवार की संख्या प्लस 1, उम्मीदवार की संख्या प्लस 1, और प्लस साइड में 1 लिखा हुआ है। हमको ये बताइए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है ना, तो राष्ट्रपति का पद तो भारत में केवल एक ही है ना, केवल एक पद है। तो बताइए उम्मीदवार की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, जो उम्मीदवार है, जो राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार भरा जा रहा है, तो पद तो एक ही है ना। जब पद एक है तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। क्या हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। यानी कुल वैध मतों, कुल वैध मत बटा 2, कुल वैध मत बटा 2 प्लस 1, प्लस 1, प्लस 1। जैसे मान लो, हम मान लेते हैं कि अभी एग्जाम्पल के लिए ना, क्या मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि कुल 100 वोट है, कुल कितना वोट है, 100 वोट। और राष्ट्रपति का पद एक ही ना है, राष्ट्रपति का पद केवल एक ही है, तो क्या हुआ है, 2 से भागा दे देंगे, अब प्लस 1 तो तक कट जाएगा, तो कितना हो गया, 50 प्लस 1 अर्थात 51, अर्थात कितना हो गया, 51। यानी कि जिस व्यक्ति को 51 वोट मिल जाएगा वो भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा, वो अर्थात वो भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा, अर्थात वो भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि उम्मीदवार की संख्या यहाँ एक इसलिए भरे है ना, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का पद केवल एक ही है, राष्ट्रपति का पद केवल एक ही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा खत्म कर देते हैं दोस्तों। चलिए ध्यान रखिएगा। अब बात समझिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अब बात समझिएगा, अगला पेज। अब बात समझिए ना, मेन ध्यान वाला, जो भी लोग बात कर रहे हैं ध्यान सुनिएगा। आप आराम से कॉपी कलम बाबू रख दो, यहाँ गड़बड़ होगा कोई समझ नहीं आएगा, वो बेसिक डाटा बता रहा था कि कोई दिक्कत नहीं होगा, समझाएंगे यहाँ पर, समझना समझना, ठीक है। अब बात समझो कि भैया जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, तो उसमें चुनाव में कौन सी विधि अपनाई जाती है, कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो इसमें 3 विधि है, ठीक है। इसमें 3 तरह का विधि है, बात समझो ना। पहला हो गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। दूसरा हो गया एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत। अनुपातिक प्रतिनिधित्व को बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एकल संक्रमणीय मत को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और तीसरा हो गया गुप्त मतदान, भैया चुपचाप मतदान करना है, ठीक है, किसी को नहीं बताना है कि किसको वोट दिए, ठीक है, किसी को नहीं बताना है, इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात दो को पकड़िए गए, हो गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एक हो गया एकल संक्रमणीय मत। अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब ये होता है ना कि यहाँ पर वरीयता के आधार पर क्या करना है हमको दोस्त, हमको वरीयता के आधार पर वोट करना है, हमको क्या करना है, हमको वरीयता के आधार पर हमको वोटिंग करना है। और जैसे वरीयता के आधार पर वोटिंग कर लेंगे ना, तो उसके बाद अगला प्रक्रिया आएगा एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत, अर्थात जिसका वोट कम पड़ रहेगा ना, उसका वोट उठाकर किसी दूसरे को दे दिया जाएगा, अर्थात हस्तांतरित करना। यानी कि जो वोट पड़ेगा ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। कोई दिक्कत नहीं ना है, बात समझ में आया कि नहीं आया, फिर समझो। एक हो गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि वरीयता के आधार पर वोटिंग करना। वरीयता यानी कि प्रीफरेंस देना कि भैया पहला पसंद ये है, पहला दूसरा पसंद ये है। जैसे आप लोग, जब आप लोग कहीं किसी से बात करते हैं, ठीक है, जब लड़का या लड़की लोग आप लोग बात करते हैं, तो एक लिस्ट में नहीं रखते हैं कि भैया पहला बात है ए से, पहला बात इससे कर रहे हैं, दूसरा बात इससे कर रहे हैं, तो वरीयता बैठाने नहीं बैठाते हैं। मान लो अगर ये नहीं मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट की, प्रपोजल एक्सेप्ट की,
तो हम बी को प्रपोज करेंगे, बी नहीं किए तो सी को करेंगे, तो सी बोलते हैं वरीयता। क्या बोलते हैं? वरीयता। मान लीजिए कि आपके जीवन में तीन चार लड़के लोग हैं, ठीक है, लड़की लोग आ गए, तब क्या करते हैं? वरीयता बैठाते हैं ना, नहीं भाई इसको नहीं पसंद करेंगे, इसको पसंद करेंगे, तो वरीयता रहता है। उसी प्रकार इसमें क्या होता है ना, आनुपातिक प्रक्रिया यानी कि वरीयता के आधार पर। दूसरा हो गया एकल संक्रमण, जब पहला प्रक्रिया पूरा हो जाएगा तो दूसरा प्रक्रिया अपनाया जाएगा। तीसरा हो गया गुप्त मतदान, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आइए सुनिए, अब आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पर अगला ये लास्ट टॉपिक देखिएगा। अब बात समझिए, अब देखिएगा यहाँ थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, अब बात समझिएगा, नुकसान आपको चलना पड़ेगा। ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। अरे भैया समझोगे तब ना यार, वरीयता भी समझाएंगे, अभी देखो कहाँ समझाएं, खाली मीनिंग समझाएं, समझो, ठीक है। बात समझो मेरे दोस्त, हम क्या बोल दिए ना कि मान लेते हैं कि देखो ये क्या है ना, ए बी सी और डी। ए अभी क्या समझाने वाले? वरीयता समझाने वाले। क्या समझाने वाले हैं? वरीयता। वरीयता समझाने वाले अर्थात अनुपातिक प्रतिनिधित्व समझाने वाले, अनुपातिक प्रतिनिधित्व समझाने वाले हैं। बात समझो ना कि चार चार वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा है, चार वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा है। एक ए नाम का आदमी है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, तो चारों खड़ा हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। हम मान लेते हैं 10 लाख वोट, मत मानो दिमाग कंफ्यूज जाएगा। हम मान लेते हैं कुल वोट कितना है? 100। कुल वोट कितना हो गया? 100। अब बात समझो मेरे दोस्त ना, जब 100 लोग वोट करेगा, ध्यान सुनना आराम से, इधर मत भागना, ध्यान सुनो। जब 100 लोग वोट करेगा तो इसमें क्या करना है? आपको वरीयता रखना है। क्या रखना है? वरीयता। बात समझिएगा, आपको क्या करना है? एक वरीयता रखना है। वरीयता समझते हैं? मतलब भैया कि आप कहीं, एक बात आप समझिए, ठीक, पहले एक बात समझिए, आप कहीं लड़की देखने गए, समझिए, कोई लड़का कोई लड़की देखने जाता है तो उसका घर वाला क्या करता है कि 4-5 गो लिस्ट बना लेता है कि बाबू पहले ये लड़की देखेंगे, फिर ये लड़की देखेंगे, फिर ये लड़की देखेंगे, फिर ये लड़की देखेंगे, और फिर ये लड़की देखेंगे। तो 4-5 का बात होता है ना, 5 गो लोग बैठा लेते हैं कि भैया अगर ये लड़की हमको रिजेक्ट करेगी ना तो हम दूसरा लड़की पसंद करेंगे, दूसरा लड़की रिजेक्ट करेगी, तीसरा लड़की पसंद करेंगे, तीसरा लड़की नहीं पसंद करेगी, चौथा लड़की पसंद करेंगे, अंततः कोई पांचवा पसंद करेगी नहीं करेगी। तो वही बात है, इसलिए वरीयता हो गया, उसी बोलते हैं वरीयता, कि पहल का रिजेक्ट होगा तो दूसरा का पसंद करेंगे, दूसरा का रिजेक्ट होगा तीसरा का पसंद करेंगे। तो बात समझो ना कि मेरे पास मान लो 100 गो वोट, ठीक है, क्या हुआ मेरे पास टोटल 100 गो कैंडिडेट है, 100 गो कैंडिडेट वोट देने वाला है। तो जब 100 गो जब वोट देगा तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एक आदमी वोट देना है, सबको वोट देना है। ये 100 लोग क्या करेगा? सबको वोट देगा, सबको पसंद करेगा, सबको क्या करेगा? पसंद करेगा। तो बताओ, मान लो ध्यान से क्या किए ना, 100 गो में से ध्यान सुनिएगा, 100 गो में से 40 गो लोग, 40 गो लोग ऐसा है ना जो पहले ए को पसंद किया है। 100 गो में से 40 गो लोग ऐसा है ना जिसको ए को अपना पहला प्राथमिकता में रखा है कि हम शादी करेंगे तो हम ए से ही शादी करेंगे, शादी करेंगे तो हम ए से ही शादी करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार 100 गो में से 25 गो लोग ऐसा लड़का लोग है ना जो क्या बोल रहा है कि शादी करेंगे, मेरा जो पहला प्राथमिकता है, ठीक है, वो बी से शादी करेंगे, ठीक है, बी से हम शादी करेंगे। तो ये जो 40 गो है ना यहाँ पर ना, एगो बात समझिएगा, ये जो 100 गो है ना सबको वोट करेगा, सबको वोट करेगा। लेकिन जब पहला प्राथमिकता पूछा गया ना तो 40 गो लोग बोलता है कि ए शादी करेंगे, 25 गो लोग बोलता है कि बी शादी करेंगे, 15 गो बोलता है कि नहीं हम सी शादी करेंगे, और 20 गो लोग बोलता है कि हम डी शादी करेंगे। ये क्या हो गया? पहला वरीयता। पहला वरीयता यानी कि पहला लोग, अगर पहला लोग को देखे, ठीक है। अब मान लीजिए पहला लोग रिजेक्ट करेगा तब ना दूसरा पास जाएंगे, पहला लोग रिजेक्ट करेगा तब ना दूसरा लोग पास जाएंगे। अब बात समझिएगा, अब यहाँ तक हो गया, यहाँ समझिएगा बाबू, यहाँ दिक्कत होगा। अब क्या करेंगे ना कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो सबका वोट देख लेंगे। तो 40, 25, 15 और 20, 40, 25, 15 और 20 हो गया। अब कुछ नहीं करना है इसमें से, ये देखो ना कि सबसे कम वोट किसको मिलल है, सबसे कम वोट किसको मिला हुआ है, तो सबसे कम वोट मिला है सी को, ठीक है। सी को मात्र 15 लोग पसंद किया है, सी को कौन पसंद कर रहा है? मात्र 15 लोग पसंद किया है। कौन पसंद किया है? 15 लोग। तो जिसको कम पसंद किया है ना उसको बाहर निकाल देना। क्या कर देना है? बाहर निकाल देना, यानी कि अब सी चुनाव नहीं लड़ सकता है, सी चुनाव नहीं लड़ सकता है, सी चुनाव नहीं लड़ सकता है। अच्छा ये बताओ, तो सबसे कम वोट सी को मिला था ना, अब इसको निकाल दिया गया बाहर। अब क्या किया जाता है बाबू ना कि बताओ 15 लोग, ध्यान सुनना, 15 लोग शुरुआत में सबसे पहले किसको अपना रखा था कि 15 लोग बोला था कि शादी करेंगे तो सिर्फ सी से शादी करेंगे, जब शादी करेंगे तो सी से शादी करेंगे। ये जो सी थी ना सबको रिजेक्ट कर दी। सी क्या की? सबको रिजेक्ट कर दी। सी क्या की? सबको रिजेक्ट कर दी ना, बोली ना कि हम तुम लोग 15 में से किसी से शादी नहीं करने वाले,
हम किसी से शादी नहीं करने वाले हैं। तुमको ये बताओ मेरे दोस्त कि जो 15 लोग अपना कोई सेकेंड वरीयता रखा होगा, नहीं रखा होगा, सेकेंड में रखा होगा ना कि मान लो हल्का हमको रिजेक्ट करेगी, हमको सी तो रिजेक्ट कर दिए ना, सी 15 लोग रिजेक्ट कर दिए, तो 15 लोगों में बाकी लोगों में रखा होगा ना कि भैया कि अगर मान लो ई रिजेक्ट करेगी तो हम फिर ए शादी करेंगे, फिर बी शादी करेंगे, फिर सी शादी करेंगे। बस में आया कि नहीं आया? तो देखो हम अगला क्या देखते हैं, इसका सेकेंड देखते हैं। क्या देखते हैं? सेकेंड वरीयता। लेकिन 15 लोगों में हम देख रहे हैं ना कि कौन लोग बाकी और को पसंद किया है सेकेंड में। पहले तो रिजेक्ट कर दी, अब जब सी का हम दोबारा सेकेंड वाला देख रहे हैं, ठीक है, सेकेंड वरीयता, तुम क्या देख रहे हैं ना कि जो सी को 15 लोग पहला में रखा था ना, अब इसका वापस हम वोट यहाँ खोल के देखे 15 लोगों का वापस, तो क्या देख रहे हैं ना कि सेकेंड में कौन कौन पसंद किया है, तो 11 लोग ए को पसंद किया है सेकेंड में। सेकेंड नंबर प्रीफरेंस में किसको रखा है? 11 लोग ए को रखा है। उसी प्रकार दो लोग किसको रखा है सेकेंड में? बी को रखा है। 2 लोग किसको रखा है? बी को। और उसी प्रकार 2 लोग किसको रखा है? डी को रखा है। यानी कि ए तो सी तो रिजेक्ट कर दिया 15 लोगों का, इन लोग को फिर से हम खोल के देख रहे हैं। तो लड़का लोग 11 लड़का लोग बोलता है ना कि हम शादी करेंगे तो ए से, क्यों? क्योंकि हमको सी रिजेक्ट कर दी है। उसी में 2 लड़का लोग क्या बोलता है कि हमको सी रिजेक्ट की है ना, हम बी से शादी करेंगे सेकंड में। फिर डी वाला भी बोलता है ना कि हमको सी रिजेक्ट कर दी, कोई दिक्कत नहीं। 2 लोग बोलता है कि हम डी शादी करेंगे। अच्छा ये बताओ, अब बात समझो, तो ये तो वरीयता हो गया, हमको अनुपात के हिसाब से दे दिए ना, अनुपात के हिसाब से दे चुके हैं, ठीक है, अनुपात के साथ तो बांट दिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ कि ये तो भार हो गया ना, तो अब क्या होगा ना कि जब हम सेकेंड वरीयता देखे थे तो जिसको जिसको वोट मिला जाता था वोट ना, जिसको जिसको वोट मिला है, बात समझिएगा, जिसको जो वोट दिया गया है ना, उसका वोट कहाँ चल जाएगा? चल जाएगा अपने अपने जगह में। कहाँ चल जाएगा? अपने अपने जगह। बताइए ए को कितना वोट मिला है सेकेंड में? तो 11 लोग वोट दिया है। बी को कितना वोट दिया है? 2 लोग वोट दिया है। और डी को कितने लोग वोट दिए हैं? 2 लोग ना। तो बताओ शुरू में ए को कितना मिला था? शुरू में ए को कितना मिला था? 40 ना। अब बताओ 40 में 11 जोड़ो, 40 में क्या जोड़ दो? 11, तो कितना हो गया? 51। कितना हो गया? 51। कितना हो गया मेरे दोस्त? 51। उसी प्रकार बताओ बी को शुरुआत में कितना? 25 मिला था ना, ये तो हट गया, इसका 2 को वोट किसको चल जाएगा? बी को। क्यों? क्योंकि बी को कितने लोग पसंद कर रहे हैं? 2 लोग, तो कितना हो गया? 27। डी को कितने लोग पसंद किए हैं? 2 लोग, तो यहाँ 2 और जोड़ दिए, कितना हो गया? 22। अब ध्यान दो, अब वोट काउंट करो। अब क्या करो? वोट काउंट करो। बताओ ए को कितना वोट मिला है? 51। कितना वोट मिला है? 51। बी को कितना? 27। और सी को 22। हमको ये बताओ कोटा का क्या मतलब था कि भैया 50 प्लस 1, 50 प्लस 1, 50 प्लस 1। तो ये बताइए कि 51 को मिल गया नहीं मिल गया? 50 से ज्यादा मिल गया नहीं? कुल वोट कितना था? 100 था ना। तो हम क्या बताए थे आपको? क्या बताए थे दोस्तों कि 100/2 प्लस 1, तो कट गया, कितना हो गया? 50 प्लस 1। कुल 51 वोट जो लाएगा वो जीत जाएगा। बताओ ये 51 वोट इसको मिल गया नहीं मिल गया? बताओ यहाँ से वोट क्या हुआ? बी वाला जो सी वाला वोट यहाँ ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ मेरे दोस्तों? बताइए, ये ट्रांसफर हुआ ना, तो इसी को बोलते हैं एकल संक्रमणीय। क्या बोलते हैं? एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय मत, यानी कि जो वोट हार गया, जो हट गया, उसका वोट ट्रांसफर करना, उसका वोट को क्या करना? ट्रांसफर करना, दूसरे पास भेज देना, इसको बोलते हैं वरीयता दे दिए, यानी कि अनुपातिक हो गया, और फिर ट्रांसफर कर देना, इसको बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत के द्वारा गुप्त मतदान। तो ये 51 वोट मिल गया, ए क्या बन जाएगा? भारत का राष्ट्रपति। ए क्या बन जाएगा? भारत का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना दोस्त? यहां तक क्लियर हो गया? आपको कोई दिक्कत? ऐसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव, ऐसे होता है आपका दोस्त राष्ट्र